हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं संस्कृति आईएएस द्वारा संचालित यूपी पीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा 2024 के लिए टेस्ट सीरीज। तो इसका फर्स्ट पार्ट जो है हम प्रश्न संख्या 1 से 70 तक यहाँ पे सॉल्व किए थे। थोड़ा हेल्थ इशू होने के कारण से वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। तो आज का जो ये पार्ट है यानी कि जो टेस्ट सीरीज 1 है, इसका हम क्वेश्चन संख्या 71 से लेकर के 150 तक सॉल्व करेंगे। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए, और आप लोगों को बता दें कि ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को उपलब्ध कराई जाएगी और कल इसका लास्ट पार्ट हो जाएगा तो इसका हम आंसर की भी डाल देंगे और जिसमें पूरा व्याख्या के साथ दिया हुआ है तो आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये टेस्ट सीरीज। आप लोगों को बता दें कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये दिया हुआ है तो हम हिंदी का यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, इंग्लिश नहीं सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 71 से हमको पढ़ना है, सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न संख्या 71 है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। ऑप्शन है डिप्थीरिया, कालाजार, काली खांसी या फिर टिटनेस। कौन सा इसमें ऐसा है जो कि जीवाणु जनित रोग नहीं है। तो यहाँ पे डिप्थीरिया भी जीवाणु जनित रोग है, काली खांसी भी जीवाणु जनित है और टिटनेस भी जीवाणु जनित है। इसमें से जो जीवाणु जनित नहीं है वह है कालाजार। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कालाजार जो है यह जीवाणु जनित रोग नहीं है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कालाजार जो होता है या प्रोटोजोआ से होता है या जीवाणु से नहीं होता, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दूरदृष्टि दोष के कारण है। ऑप्शन ए में है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक होना। दूसरा पॉइंट है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। तीसरा है अभिनेत्र लेंस की क्षमता में वृद्धि। अब यहाँ पे नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा यहाँ पे सही है। तो यहाँ पे पहला एवं दूसरा सही है, पहला एवं दूसरा कथन यहाँ पे सही है, तीसरा यहाँ पे गलत है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाणुओं को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। प्रोटिस्टा, मोनेरा, प्लांटी या फिर टेरिडोफाइटा। तो जीवाणुओं को निम्नलिखित में से किस वर्ग के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, मोनेरा जो है वर्ग के अंतर्गत जीवाणुओं को रखा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन को वृद्धिरोधी हार्मोन के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए है जिबरेलिन, ऑप्शन बी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी है एब्सिसिक अम्ल या ऑप्शन डी है एथिलीन। तो किसको जो है वृद्धरोधी हार्मोन कहा जाता है। यहाँ पे चारों जो हैं या पादप हार्मोन ही दिए हुए हैं। अब इसमें से किसको वृद्धरोधी हार्मोन कहा जाता है। तो यहाँ पे जिसको वृद्धरोधी हार्मोन कहा जाता है वह है ऑप्शन सी, एब्सिसिक अम्ल। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट है शरीर सिर, वक्ष तथा उदर में विभाजित है। दूसरा है खुला परिसंचरण तंत्र। तीसरा है मैलपीघी नालिका द्वारा उत्सर्जन। उपयुक्त विशेषताएं प्राणी जगत के निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित हैं। एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा या फिर कार्डेटा। तो ये जो विशेषताएं दी हुई हैं यह किस वर्ग से संबंधित हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्थ्रोपोडा संघ की ये विशेषताएं हैं जो कि ये ऊपर तीनों विशेषताएं दी हुई हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 76 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग थायरॉक्सिन हार्मोन के अल्पस्रवण के कारण होता है। ऑप्शन ए है वायरोलिज्म, एकोमेंगली, कुशिंग या फिर मिक्जीडेमा। कौन सा यहाँ पे थायरॉक्सिन हार्मोन के अल्पस्रवण के कारण होता है। तो इसका यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, मिक्जीडेमा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवाणुओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए है इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन बी है इसमें जनन मुख्यतः विखंडन द्वारा होता है। ऑप्शन सी है इनकी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। ऑप्शन डी है इनमें केवल स्वपोषी पोषण पाया जाता है। तो जीवाणु के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है या पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन
डी, यानी कि इनमें केवल स्वपोषी पोषण पाया जाता है, या यहाँ पे सही नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। एक तरफ कवक दिया हुआ है, दूसरी तरफ उपयोग है। सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी बेकरी उद्योग, एस्परजिलस नाइजर साइट्रिक अम्ल उत्पादन, एग्रिक्स पनीर उद्योग, एस्परजिलस एंटीबायोटिक औषधि निर्माण। तो कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है। एक तरफ कवक दिया हुआ है, दूसरी तरफ इसका उपयोग है, तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यानी कि जो सैक्रोमाइसीस सेरेवेसी है इसका जो उपयोग है यह बेकरी में नहीं होता है। सॉरी, यहाँ पे एक्सट्रीमली सॉरी, क्योंकि यहाँ पे पूछा गया है सही सुमेलित है, तो केवल एक यहाँ पे सही सुमेलित है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जंतु विज्ञान की निम्नलिखित में से किस शाखा के अंतर्गत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है। साइटोलॉजी, एरिकनोलॉजी, कैरियोलॉजी या फिर एंटमोलॉजी। तो जंतु विज्ञान के जो एंटमोलॉजी शाखा है इसके तहत कीट पतंगों का अध्ययन किया जाता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आप लोगों को बता दें कि लूसेंट जो आपकी होगी या फिर घटना चक्र आपके पास होगी, तो एक उसके मतलब पीछे साइड में लूसेंट में और घटना चक्र में भी दिया हुआ है, तो ये एक सीक्वेंस से दिया हुआ है बायोलॉजी वाले पार्ट में। वहाँ पे आप लोग जाइएगा तो ये कई सारे वहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे एंटमोलॉजी, बायोलॉजी और सिस्मोलॉजी, इन सब के तहत उनका विषय भी दिया हुआ है किसके साथ संबंधित है, उसको जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एक प्रश्न जरूर पीसीएस में पूछता है और आरओ जीएस पार्ट में भी पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रक्तअल्पता नामक रोग होता है। विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B9 या फिर विटामिन B12। तो यहाँ पे जो रक्तअल्पता यानी कि एनीमिया जिसको कहते हैं, खून की कमी, जो ये रोग होता है किसकी कमी के कारण होता है, तो ये विटामिन B12 के कारण होता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विटामिन B12 की कमी से एनीमिया या रक्तअल्पता नामक रोग होता है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था। ऑप्शन ए है स्वदेश, ऑप्शन बी है देशभक्त, ऑप्शन सी है बनारस अखबार या ऑप्शन डी है सुधाकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि बनारस अखबार जो है यह उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाला पहला हिंदी समाचार पत्र था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला सोनभद्र है। ऑप्शन बी है प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति थारू है। ऑप्शन सी है प्रदेश का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला मुजफ्फरनगर है। ऑप्शन डी है प्रदेश की अनुसूचित जनजातियों में लिंगानुपात 951 है। तो यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सही नहीं है यह पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पे ये जो जिला दिया हुआ है ये मुजफ्फरनगर नहीं है, ये बागपत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। इसका जो सही यानी कि प्रदेश का न्यूनतम अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जो जिला है वह बागपत है, ना कि मुजफ्फरनगर। तो इस वजह से ये ऑप्शन सी यहाँ पे गलत हो जाएगा, और प्रश्न में चूंकि पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। जनपद एक तरफ दिया हुआ है, दूसरी तरफ मेला दिया हुआ है। कासगंज सोरो मेला, फर्रुखाबाद रामनगरिया मेला, आगरा कैलाश मेला, लखीमपुर खीरी ढाई घाट मेला। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ जिला है, दूसरी तरफ मेला दिया हुआ है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि जो लखीमपुर खीरी दिया हुआ है ढाई घाट मेला यह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ढाई घाट मेला जो है यह शाहजहांपुर में लगता है, शाहजहांपुर में, ना कि लखीमपुर खीरी में। तो इसको याद रखिएगा, ढाई घाट मेला जो है यह शाहजहांपुर में लगता है, ना कि लखीमपुर खीरी में। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, और यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जनपद है। मिर्जापुर, चंदौली, चित्रकूट, पीलीभीत। कौन सा यहाँ पे ऐसा है जो कि सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जनपद है उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए मिर्जापुर। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में राज्य के वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता लाने हेतु निम्नलिखित में से किस पोर्टल का प्रयोग किया जाता है। लोकवाणी, कोशवाणी, दर्पण या फिर व्यास। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा
यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कोषवाणी का यहाँ पे प्रयोग होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। दर्पण जो है यह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का डैशबोर्ड है, दर्पण। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? ऑप्शन ए है मौदहा बांध परियोजना, ऑप्शन बी है वर्गी बांध परियोजना, ऑप्शन सी है कंहार सिंचाई परियोजना, या ऑप्शन डी है कच्छ नौदा बांध परियोजना। तो कौन सा यहाँ पे उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है, यह पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बरगी बांध परियोजना जो है यह उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, यह मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह उत्तर प्रदेश की परियोजना नहीं है, मध्य प्रदेश की है। बाकी मौदहा, कन्हार और कचनौदा ये तीनों जो है उत्तर प्रदेश की परियोजनाएं हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित योजनाओं को उनके प्रारंभ वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। पहला है कन्या सुमंगला योजना, दूसरा है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, तीसरा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना और चौथा है मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना। तो यहाँ पे इनके कालक्रम के अनुसार इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, जो कि उत्तर प्रदेश की संचालित योजनाएं हैं। तो इसका जो सही हो जाएगा, पर सबसे पहले आएगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय कृषि सम्मान की कृषि समृद्धि योजना, यानी कि फर्स्ट नंबर पे ये होगा। फिर आपका आएगा मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना, फिर होगा कन्या सुमंगला योजना और फिर आएगा मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 3, 4, 1, 2। तो ऑप्शन बी में है 3, 4, 1, 2। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इखलास खान का रोजा मकबरा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में अवस्थित है? रामपुर, संभल, मुरादाबाद, बदायूं। तो इखलास खान का जो रोजा जो कि मकबरा होता है उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, बदायूं में स्थित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश के जनपदों का भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से सही अवरोही क्रम है? तो इसका जो सही अवरोही क्रम हो जाएगा यह पहला ही सही हो जाएगा, हरदोई, सीतापुर, प्रयागराज, बाराबंकी। यानी कि सबसे बड़ा इसमें से हरदोई है, फिर आएगा सीतापुर, फिर प्रयागराज और फिर आएगा बाराबंकी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे अवरोही पूछा हुआ है। अवरोही में क्या होता है, सबसे पहले सबसे बड़ा आता है, फिर उसके बाद जो लास्ट में होता है वो सबसे छोटा होता है। तो इनमें से जो सबसे छोटा है बाराबंकी है और सबसे बड़ा यहाँ पे हरदोई हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ उत्पाद दिया हुआ है और दूसरी तरफ जनपद है। तो बेत की छड़ियाँ, बेत की जो छड़ियाँ हैं यह कहाँ की फेमस हैं? तो बेत की जो छड़ियाँ हो जाएंगी यह हो जाएंगी बरेली। ऊनी वस्त्र जो है यह हो जाएगा कानपुर। और पीतल की मूर्तियाँ, तो पीतल की जो मूर्तियाँ हैं यह मथुरा, और पीतल के बर्तन आप देखेंगे तो मुरादाबाद। और याद रखिएगा जो 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था RO उसमें GS में ये पूछा गया था कि पीतल के बर्तन जो है उत्तर प्रदेश के किस जनपद से संबंधित है? तो पीतल के बर्तन जो है मुरादाबाद होंगे, जबकि पीतल की मूर्तियाँ मथुरा। कितना बहुत बारीक मतलब इसमें अंतर है, इसको याद रखिएगा कि पीतल के बर्तन अगर होगा तो मुरादाबाद और पीतल की मूर्तियां अगर हो जाएंगी तो मथुरा हो जाएगा। चीनी जो हो जाएगा तो इसका हो जाएगा मेरठ। तो इसका जो कूट होगा यह होगा 4, 2, 1, 3। तो यहाँ पे 4, 2, 1, 3 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2023 में भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को प्रदान नहीं किया गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि कैटलिन कोरिको को ये भौतिक विज्ञान का पुरस्कार नहीं प्रदान किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ रिपोर्ट है, दूसरी तरफ संगठन दिया हुआ है। ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, तो इसको यूनेस्को ने जारी किया। ट्रिपल थ्रेट रिपोर्ट, तो यूनिसेफ द्वारा। और वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, तो वर्ल्ड अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। और वर्ल्ड सिटीज
रिपोर्ट, तो यह यूएन हैबिटेट के द्वारा जारी किया गया। तो इसका जो सही कोट हो जाएगा, या पहले से ही सुमेलित है, 1 2 3 4 हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसे विश्व मौसम विज्ञान संगठन का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस, हालो लियांगजू, पी वासुदेवन, या फिर शेख तलाल फाहद अल सबा। किसको नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि डॉक्टर अब्दुल्ला अल मंडोस को मौसम विज्ञान संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो यहाँ पे किस तिथि को लिया गया है मनाने का निर्णय? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा 23 अगस्त को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो यह जो दिवस मनाया जाएगा, यह चंद्रयान 3 मिशन की ऐतिहासिक सफलता का जश्न मनाने के लिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ युद्धाभ्यास है और दूसरी तरफ है संबंधित देश। तो हैंड इन हैंड भारत चीन, कोप इंडिया भारत रूस, समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया, एक्वेरिन भारत मालदीव। कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है, या पूछा गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि कोप इंडिया जो है यह भारत और रूस का नहीं है। कोप इंडिया जो है यह भारत की वायुसेना तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना के बीच होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही हैं? पहला है, इसका गठन वाशिंगटन संधि के अंतर्गत किया गया है। दूसरा है, किसी भी यूरोपीय देश द्वारा इसकी सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। तीसरा है, उत्तरी मैसिडोनिया को इसके 31वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। तो नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। केवल 1 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, या फिर 1 2 और 3। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला एवं दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2017 में प्रारंभ की गई नया सवेरा योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बाल श्रम उन्मूलन, युवाओं का कौशल विकास, स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता, या फिर मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। तो किससे संबंधित है नया सवेरा योजना? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल श्रम उन्मूलन से संबंधित है नया सवेरा योजना, जो कि 2017 में प्रारंभ की गई थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या है? पहला है, इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस ने जारी किया। दूसरा है, इसके शीर्ष 50 शहरों में भारत का कोई भी शहर शामिल नहीं है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। केवल 1, केवल 2, केवल 1 और 2, या फिर ना तो 1 और ना ही 2। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर होगा, यह हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल यहाँ पे दूसरा सही है, पहला सही नहीं है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पे दिया हुआ है कि इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है, तो ये गलत है। इसे जारी किया जाता है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। तो पहला गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा सही है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, रिवर सिटी अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है या है? पहला है, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की पहल है। दूसरा है, यह नदी तट पर स्थित शहरों का आपस में जोड़ने के दृष्टिकोण पर आधारित है। तीसरा है, इसके सदस्य केवल भारतीय शहर हो सकते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 2, या फिर केवल 1 और 3। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल दूसरा यहाँ पे सही है, पहला एवं तीसरा गलत है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही मेघदातु परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित किए जाने का प्रस्ताव है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, या फिर पेरियार। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कावेरी पर मेघदातु परियोजना निर्मित की जाएगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। दूसरा है, कांग्रेस द्वारा पहली बार इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई। तीसरा है, इस अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया। तो यहाँ पे पूछा गया कौन सा कथन यहाँ पे सही है?
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि यहाँ पे जो दिया हुआ है अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू जी ने नहीं किया था, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, तो पहला गलत हो जाएगा, सिर्फ दूसरा एवं तीसरा यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा, केवल 2 एवं 3 इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा नेहरू रिपोर्ट के संदर्भ में सही नहीं है? यहाँ पे सही नहीं है पूछा गया है। पहला है सांप्रदायिक चुनाव पद्धति का समर्थन, ऑप्शन बी है अल्पसंख्यकों को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण, ऑप्शन सी है केंद्र तथा प्रांतों में पूर्ण प्रादेशिक स्वायत्ता, ऑप्शन डी है भाषाई आधार पर राज्यों का गठन। तो कौन सा यहाँ पे सही नहीं है, किसके बारे में? तो नेहरू रिपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, सांप्रदायिक चुनाव पद्धति को इसमें समर्थन नहीं किया गया था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ युद्ध दिया हुआ है, दूसरी तरफ गवर्नर वायसराय, यानी कि इन युद्धों से कौन से गवर्नर या फिर वायसराय संबंधित थे उसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला है प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग, दूसरा है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, वेलेजली, तीसरा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, कॉर्नवालिस, या फिर चौथा है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, ऑकलैंड। निम्नलिखित में से उपयुक्त युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है यहाँ? तो यहाँ पे कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो यहाँ पे पहला, दूसरा एवं तीसरा बिल्कुल सही सुमेलित है। यहाँ पे चौथा जो है यह सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध जो कि 1824 से 26 में हुआ था, इसमें लॉर्ड एमहेस्ट जो थे वह थे, ना कि ऑकलैंड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथा यहाँ पे सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए है चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी है CF एंड्रयूज, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, या फिर ऑप्शन डी है लाला लाजपत राय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे वह लाला लाजपत राय जी थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित विद्रोहों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। पहला है अहोम विद्रोह, दूसरा है बुंदेला विद्रोह, तीसरा है पोलीगर विद्रोह और चौथा है रामोशी विद्रोह। तो यहाँ पे इसका जो यहाँ पे कालक्रमानुसार इनको व्यवस्थित करना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि सबसे पहले पोलीगर विद्रोह, फिर उसके बाद आएगा रामोशी विद्रोह और फिर होगा अहोम विद्रोह और फिर आएगा बुंदेला विद्रोह। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ, या फिर विलियम बेंटिक, या फिर टीबी मैकाले। किसको यहाँ पे भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो यहाँ पे चार्ल्स मेटकाफ को यह उपलब्धि दी गई थी कि वह भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता कहलाए जाते थे। तो चार्ल्स मेटकाफ यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आयोग अकाल पर अनुशंसा से संबंधित नहीं था? ऑप्शन ए है इस्लिंगटन आयोग, ऑप्शन बी है एंटनी मैकडोनल आयोग, ऑप्शन सी है जेम्स लॉयल आयोग, या फिर ऑप्शन डी है स्ट्रेची आयोग। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, इस्लिंगटन आयोग जो है यह अकाल पर अनुशंसा से संबंधित नहीं था। इस्लिंगटन आयोग की नियुक्ति 1912 ईस्वी में की गई थी। इसका उद्देश्य उच्च पदों पर विशेष रूप से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों की भर्ती की समस्या पर विचार करना था, ना कि अकाल पर अनुशंसा करना। तो बाकी जो ये तीनों आयोग दिए हुए हैं इनका जो संबंध था यह अकाल, इन आयोगों का जो संबंध था वह अकाल से था, जबकि इंग्लिस्टन जो आयोग थे इनका जो संबंध था यह विशेष रूप से इंडियन सिविल सर्विस में भारतीयों की भर्ती की समस्या पर विचार करना था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ संस्थापक है। कलकत्ता मदरसा, वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन बी में है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, विलियम जोन्स, ऑप्शन सी है संस्कृत कॉलेज, जोनाथन डक्कन, या फिर ऑप्शन डी है बिशप कॉलेज, लॉर्ड मैकाले। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, बिशप कॉलेज जो है लॉर्ड मैकाले इससे संबंधित नहीं थे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बिशप कॉलेज कलकत्ता का एक एंग्लिकन शैक्षिक प्रतिष्ठान था, जिसकी स्थापना 15 दिसंबर 1820 को शिवपुर में थॉमस फैनसाबे मिडल्टन द्वारा की गई थी। तो यहाँ पे लॉर्ड मैकाले इसके संस्थापक नहीं थे। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है
निम्नलिखित में से किसने कूका आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया? भगत जवाहरलाल, तीरथ सिंह, उमाजी या फिर राधा कृष्ण दंडसेन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, कूका आंदोलन को जो नेतृत्व प्रदान किया भगत जवाहरलाल ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और कूका आंदोलन का संबंध किससे था? तो ये पंजाब से था। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मांगे गांधी जी द्वारा वायसराय इरविन के समक्ष प्रस्तुत 11 सूत्री मांगों में शामिल थी? पहला है लगान में 50% की कमी, दूसरा है पूर्ण शराबबंदी, तीसरा है राजनीतिक कैदियों की रिहाई, चौथा है आत्मरक्षार्थ हथियार रखने का लाइसेंस। तो यहाँ पे कौन सा इसका सही आंसर होगा? तो यहाँ पे चारों मांगे रखी गई थी 11 सूत्री कार्यक्रम में गांधी जी के द्वारा इरविन के सामने। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बालिकाओं की विवाह योग्य आयु में संशोधन के उद्देश्य से एज ऑफ कंसेंट एक्ट निम्नलिखित में से किस वायसराय के काल में लाया गया? रिपन, डफरिन, लैंसडाउन या फिर एल्गिन द्वितीय? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, लैंसडाउन के समय में ये जो है एक्ट लाया गया था। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नीनो डी कुनहा या फिर जोवा डी क्रेस्टो? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान चार्टर एक्ट 1833 में सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन ए है दास्ता को अवैध घोषित करना, ऑप्शन बी है कंपनी के अधीन नियुक्तियों में भेदभाव की समाप्ति, ऑप्शन सी है भारतीय प्रशासन पर केंद्रीकरण या ऑप्शन डी है ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की छूट जो है यह 1813 में दी गई थी, ना कि 1833 में। तो यही पूछा भी गया है कि कौन सा 1833 के चार्टर एक्ट में शामिल नहीं था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे शामिल नहीं था। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कारखाना अधिनियम द्वारा कारखानों में 9 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन को प्रतिबंधित किया गया? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह होगा 1891 के कारखाना अधिनियम में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र देने के पश्चात निम्नलिखित में से किसे कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो यहाँ पे नियुक्त किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है इसके सदस्यों का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। दूसरा है यह नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करती है। तीसरा है समिति के प्रतिवेदन पर सदन में बहस नहीं की जा सकती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। तो कौन सा यहाँ पे सही है, किसके बारे में? तो प्राक्कलन समिति के बारे में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा सी, पहला एवं तीसरा यहाँ पे सही है, दूसरा सही नहीं है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सी रिट न्यायालयों के साथ साथ प्रशासनिक अधिकरणों के विरुद्ध भी जारी की जाती है? उत्प्रेषण, प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण या फिर अधिकार परीक्षा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्प्रेषण। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है इसे केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। दूसरा है इसके प्रस्तुतिकरण हेतु राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक है। तीसरा है दोनों सदनों द्वारा पास होने पर विधेयक पर सहमति देना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है। कौन सा इसमें सही नहीं है पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पहला एवं दूसरा यहाँ पे सही है, तीसरा यहाँ पे सही नहीं है। सॉरी, यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सही नहीं है, तो पहला और दूसरा यहाँ पे सही नहीं है, तीसरा सही है। और चूंकि गलत पूछा ही गया है तो पहला एवं दूसरा यहाँ पे गलत है, तो यही इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि ये धन विधेयक नहीं है जिसको केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, यह संविधान संशोधन विधेयक है, तो इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पहला एवं दूसरा गलत है, तीसरा यहाँ पे सही है। और चूंकि प्रश्न में पूछा गया कौन सा सही नहीं है, तो पहला दूसरा सही नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
बजटीय प्रक्रिया के निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चुनाव कीजिए। पहला है विभागीय समितियों का जांच, दूसरा है विनियोग विधेयक का पारित होना, तीसरा है आम बहस, चौथा है अनुदान की मांग पर मतदान। तो कौन सा यहाँ पे इसका क्रम है? तो सबसे पहले आता है बजट का प्रस्तुतिकरण, फिर आता है आम बहस, यानी कि सबसे पहले होगा यहाँ पे आम बहस, फिर हो जाएगा विभागीय समितियों द्वारा जांच, फिर उसके बाद है यहाँ पे विभागीय समितियों द्वारा जांच होगा, फिर अनुदान की मांग पर मतदान होगा और फिर हो जाएगा विनियोग विधेयक का पारित होना। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 3, 1, 4, 2। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ वाद दिया हुआ है, दूसरी तरफ संबंध दिया है। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ आरक्षण, के पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ निजता का अधिकार। ऑप्शन सी है SR बोम्मई बनाम भारत संघ राष्ट्रपति शासन, या फिर ऑप्शन डी है डॉक्टर DC बाधवा बनाम बिहार राज्य अपराध एवं दंड। तो कौन सा यहाँ पे सुमेलित नहीं है या पूछा गया है? तो इसका यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी सब सही सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रोजन ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो यहाँ पे द्वितीयक प्रदूषक जो है यह सल्फर ट्राइऑक्साइड है और सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो यहाँ पे पहला एवं तीसरा जो है यह द्वितीयक प्रदूषक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कीस्टोन प्रजाति की विशेषता है? तो कीस्टोन प्रजाति की जो विशेषता है यह है कि ये प्रजातियां अपनी प्रचुरता के सापेक्ष अपनी प्राकृतिक पर्यावरण को असंगत रूप से अधिक प्रभावित करती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो कीस्टोन प्रजातियां एक ऐसी प्रजाति हैं जो अपनी प्रचुरता के सापेक्ष अपनी प्राकृतिक पर्यावरण को असंगत रूप से अधिक प्रभावित करती हैं। ये प्रजातियां अन्य प्रजातियों की आनुपातिक प्रचुरता को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा सुपोषण का परिणाम नहीं है? जल की अपारदर्शिता में वृद्धि, घुलित ऑक्सीजन की मांग में कमी, जलीय जीवों की मृत्यु, घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में कमी। तो कौन सा यहाँ पे सुपोषण का परिणाम नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि घुलित ऑक्सीजन की मांग में कमी नहीं होगी सुपोषण की वजह से। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किस संगठन की स्थापना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत की गई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति जो है उसकी जिसको शॉर्ट में GEAC कहते हैं, इसकी स्थापना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत की गई थी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किन प्रजातियों को IUCN द्वारा प्रकाशित रेड डाटा बुक में गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बैक्ट्रियन ऊंट, गंगा नदी डॉल्फिन, घड़ियाल। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि पहला, दूसरा एवं चौथा, पहला, दूसरा एवं चौथा इनको गंभीर संकटग्रस्त श्रेणी में रखा गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है, इनको सम्मिलित करना है। सुल्तानपुर, तो सुल्तानपुर जो है यह राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में स्थित है। बेतला जो है यह झारखंड में स्थित है। सिमलीपाल उड़ीसा में है। पेरियार जो है यह केरल में है। तो इसका जो सही कोड हो जाएगा यह हो जाएगा 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1 ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के संकेतक हैं? ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग, जलवायु नीति या फिर पर्यावरणीय नीति। कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें से कौन से जो हैं या जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक के संकेतक हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा, यानी कि पहला भी होगा, दूसरा भी होगा, तीसरा भी होगा, चौथा भी होगा, पांचवा यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के संदर्भ में भारत विश्व में निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तीसरा, चौथा, पांचवा या फिर छठा।
तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथे स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस शहर में जलवायु महत्वाकांक्षा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया? पेरिस, न्यूयॉर्क, टोक्यो या फिर दिल्ली? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यूयॉर्क में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रे वाटर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? यहाँ है पहला है, इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा अधिक होती है। दूसरा है, यह बेहतर पोषक तत्व एवं उर्वरक स्रोत के रूप में कृषि सिंचाई के अनुकूल है। तीसरा है, इसमें शौचालय से निष्कासित जल को शामिल नहीं किया जाता। तो यहाँ पे कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है, कौन सा यहाँ पे सही है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे तीनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को साक्षरता के आधार पर आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कहाँ पे साक्षरता सबसे अधिक है वह सबसे बाद में आएगा और सबसे कम जो है यहाँ पे पहले आएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सबसे कम है मध्य प्रदेश में, उससे ज़्यादा है मेघालय में और उससे ज़्यादा है महाराष्ट्र में और सबसे ज़्यादा है मिजोरम में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जनपद में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया या फिर श्रावस्ती? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, कानपुर नगर में महिला साक्षरता दर 2011 की जनगणना के अनुसार अधिक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2001 से 11 की अवधि में उत्तर प्रदेश में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष में कितने अंकों की कमी हुई है? तो ये जो कमी हुई है यह हुई है 14 अंकों की, ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा धार्मिक समुदाय साक्षरता की दृष्टि से शीर्ष पर है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, जैन जो है 2011 की जनगणना के अनुसार वह धार्मिक समुदाय है जो कि साक्षरता की दृष्टि से शीर्ष पर है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2001 से 2011 की अवधि में उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितने प्रतिशत रही? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, 20.22%। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है? तो यहाँ पे कौन सा इसमें से सर्वाधिक जनसंख्या वाला है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए, आजमगढ़। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर निम्नलिखित में से कितनी है? तो पुरुष साक्षरता दर जो है 77.3% है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला जनपद है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि श्रावस्ती। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जनपद में शिशु लिंगानुपात अधिकतम है? तो यहाँ पे शिशु लिंगानुपात किसमें अधिकतम है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, बलरामपुर में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया? तो यहाँ पे किसे चुना गया है? तो यह चुना गया है डेनिस फ्रांसिस्को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लिए इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया? तो यह जो पुरस्कार प्रदान किया गया है यह प्रदान किया गया है टाइम सेंटर के लिए। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा नागोर्नो काराबाख क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देशों के मध्य विवादित क्षेत्र है? तो यह जो क्षेत्र है यह किसके मध्य विवादित क्षेत्र है? तो यह आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच विवादित क्षेत्र है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस जनपद में राज्य के पहले फार्मा पार्क की स्थापना का निर्णय लिया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, ललितपुर में यह निर्णय लिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, फार्मा पार्क ललितपुर में बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही बोलवैचिया पद्धति का प्रयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किया जाता है? तो यह जो बोलवैचिया पद्धति है इसका उद्देश्य है मच्छरों से होने वाले विषाणु रोगों के प्रसार पर नियंत्रण करना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी की गई वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत को निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो यहाँ पे भारत का जो स्थान है यह 126वां है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
हाल ही में भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री कार्यालय द्वारा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन उत्पादों को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो यहाँ पे कौन कौन से उत्पाद हैं जिनको जीआई टैग प्रदान किया गया। तो यहाँ पे गौरा पत्थर हस्तशिल्प महोबा, तारकशी मैनपुरी और हैंडक्राफ्ट संभल हथकरघा उत्पाद बाराबंकी, ये चारों को प्रदान किया गया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 में महिला एकल पुरस्कार जीता। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, मार्करेटा बोंद्रोसोवा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो यहाँ पे इसके जो लेखक हैं यह हैं कस्तूरी रे। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय को सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया। तो यह प्रदान किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 150 प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।